और क्या आता है इसके साथ जोड़ा, वातावरण। इनको तो हमेशा साथ ही रखोगे। वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत क्या है भाई, हमें इसकी ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। ये तो भाई नाम से ही पेपर में मिल जाएंगे। इसकी नॉलेज क्या है कि भाई अगर हम कहें H और E और उसके बाद HE और एक क्या है इसमें G और D, तो इनका आपस में संबंध क्या है, गुणात्मक। कई बार पेपर वाला ऐसे भी पूछ लेता है गुणात्मक और मात्रात्मक, तो आप राइट आंसर क्या बताते हो फिर, दोनों। दोनों बताना है, ये ध्यान रखना, ये कई बार गलत हो जाता है, सीटेट में भी ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, दोनों। क्या कह रहा है मैम कि बच्चे की अगर हेरिडिटी अच्छी है, एनवायरनमेंट अच्छा है, तो डेफिनेटली ग्रोथ भी अच्छी और डेवलपमेंट भी। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत। ठीक है, आपको सभी को पता होगा वंशानुक्रम। वंशानुक्रम में आपने बस 3 ही थ्योरी याद रखनी है। एक तो मैं आपको बताती थी वंशानुक्रम, एक हम कहते हैं कि भाई मेंडल उसने जो मटर के दाने पर जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किसके लिए किया था, वंशानुक्रम। वो भी तो यही कह रहा है मेंडल भी कि भी जैसे जैसे मटर के दाने या मटर की आप फसल या जो भी बो रहे हो वैसे वैसे उनकी पैदावार होगी आगे, मतलब जैसे जैसे माता पिता वैसे वैसे बच्चे। तो ये सिद्धांत किसके अनुसार बोला मैंने, मेंडल के अनुसार। मेंडल का नियम वंशानुक्रम की ओर जा रहा है या वातावरण की ओर, वंशानुक्रम की ओर। मेंडल याद रख लोगे, मेंडल और किसमें बता दिया मैंने आपको, ये वंशानुक्रम। देखो टॉपिक वही है, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लेकिन ये एक वर्ड के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। वंशानुक्रम के सिर्फ 3 ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। वंशानुक्रम सबको पता है हेरिडिटेटस वर्ड से बना। हेरिडिटेटस वर्ड का मतलब वह पूंजी, वह विरासत जो हमें माता पिता से मिली। फिर आपको पता है अगर हम कहें कि भाई XY XX जो भी हम फादर मदर इनकी बात करें, ये टॉपिक भी कहाँ से है, वंशानुक्रम। पैदा होने वाला लड़का या लड़की किसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, फादर। अगर XY ठीक है तो पता होगा लड़की, XX तो लड़का, ऐसे बोलेंगे हम जो भी रहेगा XY और X। इसका मतलब ये सारे क्वेश्चन कहाँ से ले लिए, वंशानुक्रम। एक मैंने इसमें किसका नाम ले दिया, मेंडल। दूसरा बताओ किसका बताया था आपको मैंने, गाल्टन। गाल्टन क्या कहता है कि भी बच्चे पर सिर्फ माता पिता का नहीं बल्कि दादा दादी नाना नानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये भी बच्चे पर उसका प्रभाव भी पड़ता है। हम कहते हैं कि भी हाँ दादा दादी इन सब का, तो ये बात किसने कही थी, गाल्टन ने। दूसरा याद रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी आए तो बेटा गाल्टन, जैसे जैसे माता पिता वैसे आए तो बेटे मेंडल। तीसरा हम सबको पता है एक नाम क्या आएगा, बीजमैन, मतलब जैसे बीज वैसे ही आगे पैदावार वैसे ही आगे बच्चे। तो ये बीजमैन, बीज कोष का सिद्धांत, ये यहाँ पे नाम आ जाएगा। क्लियर है सबको। तो हेरिडिटी वर्ड से कम ये 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। वो टोटल पेयर्स आपको पता है कितने, 23 गुणसूत्र आता होगा पेपर में क्वेश्चन, पेयर में आए तो 23, संख्या आए तो 46। ठीक है, वो आपको मैंने अभी भी जो समझाया था, तो लगभग हमारे ये एरिया कंप्लीट हो जाता है। सिद्धांत पता चल गया, इन दोनों का ही कनेक्शन किससे है, ग्रोथ से भी और डेवलपमेंट से। ऐसे ही एक आता है कि भाई अधिगम और परिपक्वता का प्रभाव, मतलब एक थ्योरी में ये भी आता है इसके कनेक्शन में, लर्निंग और मैच्योरिटी। ध्यान होगा कि भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इन दोनों का भी उतना ही रोल है जैसे इसका बोल रहे थे। पैदा होते ही आप किसी बच्चे को साइकिल चलना नहीं सिखा सकते, तो डेफिनेटली उसमें किस चीज की कमी है, परिपक्वता, है ना। अधिगम कैसे कराओगे, क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग क्या नहीं हुआ, अभी मैच्योर नहीं हुआ। तो एक बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में लर्निंग का भी प्रभाव है और बच्चे की मैच्योरिटी का भी। हो गया सबको क्लियर। उसके बाद जो याद करने वाला है वो हर पेपर में आता है और हर बार आता है, वो आता है कि भी पेपर वाला इस तरह से कुछ पूछेगा, सेफलो और उसके बाद क्या है ये कैडुअल। एक तो वो एक वर्ड ही दे देता सीधा, सेफलो कैडुअल क्या है। और हम सबको पता है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल है जो सबको पता है कि भी इसमें बच्चे का सिर से लेकर पैर की ओर, ऊपर से लेकर नीचे की ओर, इवन माँ के गर्भ में भी पहले बच्चे का क्या बनती है, सिर, फिर यहाँ से फिर अलग। तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस है ये कैसे हुआ, सिर से पैर की ओर।
हमें तो भाई बस यही ढूंढना है पेपर में। हिंदी में ये अलग अलग नाम से आता है, सिरोस्पादिया, सिरो कुछ ऐसा, और बड़े आसान कर देते हैं एक्सटेट वाले, इसको हिंदी में भी सेफलो लिख देते हैं। बट हमें ये ध्यान रखना इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, याद रहेगा सबको। आगे चल लेते हैं। एक लास्ट जो इसमें से वो क्वेश्चन निकालता है प्रोक्सिमो डिजिटल, ये भी बस याद करने के लिए बेटा, अब हम इसको डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे कि भी प्रोक्सिमो डिजिटल का जो मतलब है वो रहेगा केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है। बस ये दोनों आपको डायरेक्ट पेपर में मिलते हैं, इनकी बेटा आपको सेंस निकालनी होती है, फिर इसका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल। समझ आया सभी को? सेंस जब तक नहीं बनेगी, जब तक आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको पता ही नहीं कि भाई मैं ये कह रही हूँ चाहे बच्चा चीन का हो चाहे बच्चा जापान का हो, सब एक जैसी उम्र में बढ़ेंगे, तो बताओ भाई ये कौन सा प्रिंसिपल है? तो एक जैसे एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी, है ना। मैंने कहा हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, तो क्या हो गया? व्यक्तिगत विभिन्नता। स्टेटमेंट ही चेंज करी, आपको तो आंसर याद होना था। क्लियर हो गया? नो मैम, संस्कृति का हो सकता है, जातिगत तो कहीं पे भी नहीं मिलेगा और ना वो होगा, ठीक है। ओके भाई, आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो रहेगा कि भाई अब हमें सबको पता होना चाहिए कि भाई जो ये डेवलपमेंट है इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। तो आप सबको पता है इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? गर्भावस्था। पहली लाइन में मैंने क्वेश्चन क्लियर कर दिया कि भी डेवलपमेंट की प्रक्रिया गर्भावस्था से या शैशवावस्था से, तो राइट आंसर क्या हो गया? गर्भावस्था, ठीक है। इसकी नॉलेज भी पता है। सामान्य समय कितना बता रखा मैंने? 280 दिन। वीक बता रखे कितने? 40। ध्यान होगा। फिर मैंने एक और बात बताई थी कि वे एक आधे कह दिया करा हरियाणवी में कि भाई इसने तो 11 महीने ले लिए, ये तो रड़दू 11 महीने में पैदा हुआ था, 9 की बजाय कई बार बोल देते हैं। तो उसका कितना बता रखा मैंने? 303। और एक आधा सतमासा पैदा हो जाए तो वो भी दुखी करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे? 180 दिन। मतलब कम से कम मशीनों जोगा तो रखन जोगा तो बच्चा, तो कितना हुआ? 180, ज़्यादा से ज़्यादा 303। बट हमारे पेपर में सामान्य अगर पूछे तो 280, वीक पूछे तो 40 वीक। क्लियर? उसके बाद भाई गर्भावस्था की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले बच्चा एक बीज के रूप में, बीजावस्था 15 दिन तक जो रहेगा। उसके बाद हम फिर कहेंगे कि बच्चा एक डिंब के रूप में 3 महीने तक। फिर बच्चा एक भ्रूण बन जाता है, भ्रूणावस्था। भ्रूण हत्या करना पाप है ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि उस समय बच्चे के सभी शारीरिक अंग जो भी हैं वो विकसित हो जाते हैं। पैदा होने वाला लड़का है या लड़की है, तभी तो वो अल्ट्रासाउंड वाली बताती हैं। कुछ भी जो अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पहले मैंने क्या बोली? बीजावस्था। फिर मैंने क्या नाम दिया? डिंबावस्था। और उसके बाद मैंने लास्ट में क्या बोला? भ्रूणावस्था। तो ये जो जनरल सी नॉलेज है ये आपको किसके बारे में पता होनी चाहिए? गर्भावस्था। टाइम पता चल गया, इसकी एज पता चल गई, क्या रहता है क्या होता है वो सबको पता। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड जो स्टेज है वो सबको पता होगी, शैशवावस्था, जिसको हम बोलते हैं इन्फेंसी। ठीक है कि भाई ये जो एज है, देखो भाई यहाँ से आप कहेंगे एक शिशु काल, शिशु है ना। अगर हम सामान्य तौर पर इसका समय बताएंगे, भाई मैं पेपर के अकॉर्डिंग नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे जनरल पता है। पेपर वाले की सेंस का नहीं भरोसा, वो अगर वो पूछ रहा है कि भी पूर्व बाल्यकाल, तो हो सकता है वो 4 से 6 को पूर्व बोल देता है। वो आपने कंप्लीट अपनी अंडरस्टैंडिंग लगानी है। पेपर वाले ने बोला कि भी उत्तर बाल्यकाल का समय क्या था, लास्ट पेपर में था ये क्वेश्चन, तो उसमें सारे ऑप्शन क्या थे? 0 से 5, 6 से 9 और 6 से 12। अब 6 से 9 भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि 12 को तो हमने लेना पड़ेगा ना, तो हमने उसका राइट आंसर क्या बनाया था? 6 से 12। लेकिन अब वो उत्तर में चला गया तो पूर्व में क्या बचा? तो फिर उन्होंने कहा कि भी 3 से 6 को तो पूर्व मान रहे होंगे वो, और 6 से 12 को क्या मान रहे हैं वो? उत्तर। तो इसीलिए भाई मैं हमेशा कहती हूँ, एक तो ये शैशवावस्था और अगर हम बात करें एक बाल्यावस्था, इन दोनों में सिर्फ आपकी सेंस और आपकी अंडरस्टैंडिंग काम करेगी। कैसे? आप 5 साल तक मान लो बच्चा एक शिशु है, 5 साल तक शिशु, शैशवावस्था। फिर 5 से 12 का जो टाइम है वो है बाल्यावस्था। 12 से ऊपर बाल्यावस्था को नहीं लेके जाओगे और 5 से ऊपर शैशवावस्था को नहीं लेके जाओगे।
फिर कौन सी बच गई, किशोर अवस्था। उसको भी हमें पता है कि भाई उसके लिए हम अगर बात करें तो भाई 13 से 18, ज़्यादा धक्का करोगे तो 20 साल, उससे ऊपर थोड़ी लेके जाएंगे। और फिर हम लास्ट में क्या कहते हैं, प्रौढ़ावस्था। हमें उसके बारे में कोई मतलब नहीं। इसका मतलब लास्ट डिजिट याद करो कि भी शैशवावस्था का लास्ट हम 5 तक रखेंगे, वो हम ऑप्शन देख के खुद सेंस लगाएंगे। बाल्यावस्था का लास्ट क्या रखेंगे, 12। फिर हम ऑप्शन देख लेंगे कि बेटा वो प्री पूछ रहा है या वो लेटर पूछ रहा है, क्योंकि लेटर में तो डेफिनेटली 12 तो मिलेगा ही मिलेगा, समझ आ गया। और हमने अडोलसेंस में रखा तो लास्ट 20 है, हो सकता है वो 18 का भी मिले। आ गया सबको समझ। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई चलो ये तो एज का पंगा है जो हर पेपर में कंफ्यूज करता है, लेकिन एक हमें ये भी तो पता है कि भाई इसकी सामान्य विशेषताएं क्या है, जो हमारा पेपर वाला बड़ा खुश होकर हमसे पूछता है। उसने कहा कि भाई सबसे ज्यादा बच्चा ज्ञानेंद्रियों से सीखता है शैशवावस्था में। मैं नहीं कहती, जीन पियाजे कहता है। आई मेरी बात समझ, कि सबसे ज्यादा बच्चा ज्ञानेंद्रियों की सहायता से सीखता है। अगर ऑप्शन में वो स्टेज पूछ रहे हैं ना बेटा, तो राइट आंसर क्या होगा, शैशवावस्था। ठीक है, बच्चे की शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। कहाँ, तो वो 3.5 किलो का था जब जन्म हुआ, एक हेल्थी बेबी। और कहाँ, कहते कहते उसका जो, अगर हम बात करें कि भी उसका वजन डबल हो गया 4 महीने का, तो डेफिनेटली वो किस में चला गया, शैशवावस्था। शारीरिक विकास समझ लेना, मानसिक विकास, ठीक है, और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुकरण, ये सारी चीजें जनरली किससे जोड़ी जाती हैं, शैशवावस्था से। ठीक है, बाकी आप समझदार हो, जितना रियल में कंपैरिजन करोगे ना, एक छोटा बच्चा, ठीक है, कि भी एक पेपर में आता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, तो ये भी हमें पता है कि जीन पियाजे कहता है ना, छोटा बच्चा उसके सामने वो चीज है वो देख रहा है, गायब होने के बाद वो समझेगा कि कोको लेगी, तो डेफिनेटली ये भी किसमें चला गया, शैशवावस्था। लेकिन अगर पेपर वाला इसको कॉग्निटिव एरिया में ले जाता है ना बेटा, तो वो ध्यान रखोगे, क्योंकि सारी मेंटली प्रोसेस अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे किस एरिया में जाते हैं, कॉग्निटिव। आप लैंग्वेज कॉग्निटिव है, मेमोरी कॉग्निटिव है, इंटेलिजेंसी कॉग्निटिव में, क्योंकि सारा एरिया किस में चला गया, कॉग्निटिव। क्लियर कर दोगे, तो ये आपको जो कॉमन सेंस रखनी है वो इन्फेंसी स्टेज या शैशवावस्था के बारे में। आ गया सभी को। ज्यादातर पेपर में ये 4 ही 5 क्वेश्चन आते हैं, या तो वो वस्तु स्थायित्व वाला, या फिर वो भाई आपसे इस तरह से शारीरिक विकास और ये पूछ लेता है। आ गया समझ। अब चलते हैं हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है, जिसका नाम क्या है, चाइल्डहुड, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाल्यावस्था। पीआरटी वालों के लिए तो ये बहुत जरूरी है। जैसे एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है ना, भाई मैं तो आँखों का डॉक्टर हूँ, मैं कान का डॉक्टर हूँ, ऐसे ही बेटा आप टीचर हो। आप जो पीआरटी का टीचर, वो किसका स्पेशलिस्ट होगा, चाइल्डहुड का। जो टीजीटी और पीजीटी हैं वो किसके स्पेशलिस्ट होंगे, अडोलसेंस के। डेफिनेटली जब आपको यही नहीं पता होगा एक किशोर की क्या समस्याएं हैं, तो आप कहाँ से टीचर बन गए। ऐसे ही आपको अगर यही नहीं पता होगा कि भी एक बालक की क्या समस्याएं हैं, तो आप कैसे पढ़ाओगे। तो इसका मतलब चाइल्डहुड में जिसको हम एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम देते हैं वो क्या होता है, गैंग एज। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें कि भी अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, ये जीन पियाजे जरूर मिलना है हमारे लिए भी। वैसे तो जीन पियाजे का एक अलग एरिया है, लेकिन अगर वो स्टेज में पंगे लेता है तो आपको पता होगा कि भी संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल। एक हम अगर बात करते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल, है ना, 7 से 11। अगर वो अर्ली चाइल्ड में रख रहा है तो क्या होगा बच्चे, प्री। और अगर लेटर चाइल्डहुड में ले रहा है तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और वो एडोलसेंस में पहुंच गया तो फॉर्मल स्टेज। ध्यान आएगा ना भाई। अब आपको प्लीज, मतलब टॉपिक तो देखो बेटा चाइल्डहुड का है, लेकिन नॉलेज काम आएगी जीन पियाजे की, कि जीन पियाजे ने अर्ली चाइल्डहुड को किस में डाला, प्री ऑपरेशनल स्टेज। लेटर चाइल्डहुड को किस में, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब जीन पियाजे की कितनी स्टेज शामिल होगी इसमें, 2। एज तो हमारी एक ही है, लेकिन जीन पियाजे ने किसको इन्वॉल्व कर दिया, 2। अब हमारे पेपर में आता है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चा सजीव को निर्जीव, निर्जीव को सजीव, वो क्या है, क्या कहता है वो, दैट इज एनिमिज्म। क्या है वो, एनिमिज्म। फिर अगर वो स्टेज में से दिमाग खराब करें तो हम सबको पता है कि जीन पियाजे की सेकेंड स्टेज, याद होगा 4 स्टेज, चलो मैं लिख देती हूँ भाई। पहले वाली कौन सी थी, सेंसरी। जब तक टॉपिक को ध्यान से नहीं समझोगे, जीन पियाजे, इसका एरिया कौन सा था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट।
ठीक है, ये इसी के साथ कवर हो जाएगा बेटा, लेकिन बस ये एग्जाम्पल काम आएंगे आपके पेपर में। जीन पियाजे फर्स्ट क्या थी, सेंसरी मोटर स्टेज, यही बोलते हो आप इसको। और मैम टाइम 0 से 2, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड का नाम बताओ, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसका टाइम बताओ भाई। हाँ 2 से 7। फिर उसके बाद बताओ तीसरा, वेरी गुड, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आता है सभी को, प्लीज बोल लें। उसके बाद 7 से 11, उसके बाद लास्ट स्टेज फॉर्मल, वेरी गुड, फॉर्मल से सब समझ आएगा हमें। उसके बाद ऑपरेशनल, उसके बाद स्टेज, इसका मतलब 11 से 15। हो गया क्लियर? अब आपको ये चारों स्टेज को इनके साथ मैच करना है, तब जाकर ये पेपर में हमारे लिए कामयाब होगा टॉपिक। नहीं तो कितना ही रट्टा मार लो, जीन पियाजे की 4, जीन पियाजे की 4 स्टेज, कोई फायदा नहीं। क्योंकि हमें कहाँ याद रखना है इसको, जो हमारी जर्नल स्टेज है, कि अगर हमें पता चल गया ये तो किस में चला गया हमारे अकॉर्डिंग शैशवावस्था में, ये दोनों किस में चली गई बाल्यावस्था में, कैसे, ये तो अर्ली चाइल्डहुड और ये लेटर, और ये मैम किस में चला गया एडोलसेंस में। ठीक है, अब आप बल्कि इसको उससे मैच करोगे ना, फिर आपको सोचना आसान हो जाता है कि भी मैंने कहा बच्चा सजीव को निर्जीव और निर्जीव को सजीव, तो डेफिनेटली ये इसका पंगा है 2 से 7 वाले का। किसका पंगा है? 2 से 7। 2-3 साल बाद बच्चा खिलौना नहीं लेता, उनको देखता रहेगा, उनके साथ खेलता रहेगा, उसको रियल लगने लग जाता है। 4-5 साल के बच्चे को भी वो टेडी भी रियल लग रहा है, और भी चीजें उसको रियल लग रही, तो डेफिनेटली ये यहाँ से पंगा आएगा। तो इसकी 2 स्टेज है। ये तो भाई देखो उन्हीं को फायदा होगा जिन्होंने डीप नॉलेज ले रखी, कि भी प्री ऑपरेशनल की कितनी स्टेज हैं? 2। एक को आप बोलते हो सिंबॉलिक, याद होगा है ना भाई, वो संकेत को ले लेता है, और एक होता है इनिशिएटिव अंत्यदर्शी। 4 से 7 आ गया तो अंत्यदर्शी, और जो पहले वाली है वो क्या होगी? 2 से 4। ठीक है, तो यहां से फिर वो क्वेश्चन निकल जाएगा। अब कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, जिसमें लैंग्वेज भी आ जाएगी बहुत अच्छी तरह। बच्चा जो चीज दिखाई दे रहा है, जो उसके बारे में वो सोचेगा, भाई आज मेरी टीचर की स्कूटी नहीं है तो बेटे छुट्टी है। क्यों? क्योंकि उसको स्कूटी के साथ किसका कनेक्शन जोड़ा? टीचर का। उसको कोई मतलब नहीं टीचर क्यों नहीं आई, उसको तो पता है भी आज तो मेरी मजे हो गए, मेरी मैडम नहीं आई। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। लास्ट में हम कहेंगे फॉर्मल। फॉर्मल में बच्चा सिर्फ मूर्त नहीं बल्कि अमूर्त तरीके से चिंतन करके समस्या का समाधान करेगा। सिर्फ चिंतन नहीं करेगा, वो तो उस समस्या का क्या करेगा? समाधान। सारी फॉर्मेलिटीज को समझेगा। ओके, हर चीज को जो हमारे रूल रेगुलेशन है धीरे धीरे बच्चाओं ने अडोप्ट कर रहा है, तो उन्हें समझ रहा है, तो वो कौन सी स्टेज चली गई? 4th। आ गया क्लियर आपको? तो अकॉर्डिंग क्या मैम? हाँ वो, हाँ मतलब वो सोचना शुरू कर देता है तर्कपूर्ण ढंग से, लेकिन कंप्लीट विकसित होता है मैम वो 4th में जाकर। ठीक है, ये भाई ध्यान रखना, शुरू कर देता है। ठीक है, वो किस में होगा? 3rd। और पूरी तरह से विकसित हो जाती है ये क्षमता तो 4th। हाँ मैम, वो क्लासिफिकेशन वगैरह थे ना, वो 7 से इसमें चले जाएंगे। ओके जी, चले हम आगे। ओके भाई, अब आपको चाइल्डहुड का नाम पता है, गैंग एज, लैंग्वेज की पता है हमें बच्चा कैसे लेगा। उसके बाद भाई अगर एक सभी को ध्यान होगा तो इस बाल्यावस्था से क्वेश्चन निकम्मे किसका आता है? सिगमंड फ्रायड का। और इसी बाल्यावस्था से एक नाम किसका आता है? एरिक्सन का। ठीक है ना, वैसे मैं तो टॉपिक समझाऊंगी, लेकिन बेटा इन दोनों का भी कनेक्शन वो किससे दे देगा? बाल्यावस्था। जैसे सिगमंड फ्रायड ने तो इसको क्या कहा? सुप्तावस्था। क्या बोला था? सुप्ता, लेटेंसी, है ना, कि भी बच्चा जो है वो अपने डिजायर को इसमें दबाता है, जो उसकी सेक्सुअल डिजायर होती है वो इनको छुपाएगा, दबाएगा। तो सिगमंड फ्रायड तो इसको क्या बोल रहा है? सुप्ता। और एरिक्सन इसको क्या कह रहा है कि भाई बच्चा या तो इस एज में बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो जाएगा, परिश्रम, या भाई अगर आपने उसको नेगेटिविटी दे दी ना तो बच्चे के अंदर क्या आएगी? हीनता। अब आया डायरेक्ट आपको वो आंसर याद करना है बेटा, कि भी एरिक्सन ने बाल्यावस्था को किसके साथ जोड़ा था? परिश्रम बनाम हीनता। समझ आ गया? और एरिक्सन के अलावा सिगमंड फ्रायड ने इसको किसका नाम दे दिया था? सुप्तावस्था।
समझ आ गई। हमें जरूरत ही नहीं बहुत ज़्यादा सारी एरिक्सन की उनको क्रैम करने की, क्योंकि हमारे पेपर के अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना कि ये किससे कौन सी मैच होती है। आ गया सबको समझ? चलें आगे। ये किसके बारे में बता रही थी मैं? चाइल्डहुड। ठीक है, आगे चलें। ओके भाई, उसके बाद फिर सबको पता है कि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालता है अगर हम स्टेज में चल रहे हैं तो वो थर्ड एरिया कौन सा होगा? किशोर अवस्था। नाम से ही पता है, अडोलसेंस। ठीक है, अडोलसियर वर्ड से बना गया है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं, जिसका मतलब क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। ये हमें सभी वन लाइनर क्वेश्चन पहले से आते हैं, परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, अडोलसेंस अकॉर्डिंग टू स्टेनले हॉल, उसका नाम भी बहुत बार ले लेता है पेपर वाला कि भी उसने इसको किसकी एज कहा था? संघर्ष व तूफान की। ध्यान होगा आपको, संघर्ष व तूफान की एज किसको कहा गया था? अडोलसेंस। फिर भाई सारे टीजीटी पीजीटी वालों को ध्यान रखना है कि भाई ये वाली जो एज होती है ये बहुत ज़्यादा, अगर हम कहें, कॉन्ट्राडिक्टरी होती है। कैसे? बच्चे को जो सही लग रहा है वो समाज को सही नहीं लग रहा, बच्चे को जो सही लग रहा है वो माँ बाप को सही नहीं लग रहा। मतलब अगर हम बात करें कि भाई एक तो होता है दल समूह, समूह एज या दल या समूह, और एक मैंने कहा दल भक्ति, तो उन दोनों में इतना ही अंतर है जितना कि बाल्यावस्था और किशोर अवस्था में। भाई चाहे कुछ हो जो, मेरे फ्रेंड सर्कल के अकॉर्डिंग ही रहूंगा मैं। सारे बच्चे जा रहे थे, वो मेरा बेटा देख लो उनके साथ खेलने चला गया, समझ आई? मेरे को भी भेजना पड़ा क्योंकि फ्रेंड्स की मेजोरिटी ज़्यादा थी, ना भेजती तो बच्चे को लगता। तो इसका मतलब बेटा यहाँ क्या हुई? दल भक्ति। लेकिन भाई एक जैसा, मतलब लड़के लड़कियों के साथ पसंद करते हैं, लड़के 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 और लड़की लड़कियां, समझ लेना, अपोजिट नहीं है। तो वो किस में होगा? चाइल्डहुड में। ठीक है, अब आपको अगर पूछे ना समूह आयु, दल आयु, गैंग एज, तो वो कौन सी है? चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। अगर पेपर वाला पूछ लेना भाई उनके प्रति बहुत ज्यादा दल भक्ति, मतलब कुछ हो जाए, मेरे फ्रेंड्स से सब कुछ है, तो वो क्या होगी? अडोलसेंस। अपोजिट ध्यान आएगा, कंपैरिजन याद रहेगा मैंने क्यों समझाया। उसके बाद वही एक आपको जो हमारे पेपर में आए हैं, सभी बच्चों ने कॉपी में लिख रखे हैं इस बार की वो नई प्रॉब्लम, ध्यान होगी कि भी अडोलसेंस वाले बच्चों की तो अपनी ही दुनिया है। कभी उनको लगता है सारे मेरी तरफ ही देख रहे हैं, है ना भाई, हाय मेरी तो ये शर्ट मैली है, रोज कल भी यही डाल के आया था, आज भी, है ना, अभी देखो मेरे तो हाथ खराब हो गए तो हो गए। लेकिन अगर यहाँ पे एक अडोलसेंस वाला बच्चा होता तो उसको क्या लगता? सारे मेरे बारे में सोच रहे, सारे मेरी तरफ ही देख रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग टू एग्जाम में आता है? इमेजिनरी ऑडियंस। याद होगा भाई, मैंने करा रखे हैं बेटा अडोलसेंस के पीजीटी में सर यही क्वेश्चन आएंगे। अब वो पहले वाले निकल गए, किशोर अवस्था की समस्याएं बताओ, नहीं बतानी उनकी, तो उनके जो सिम्टम्स है ना वो बता दो कि भी रोज उसको मतलब मिरर के आगे 20 बार ये नाक में दाना, यहाँ पे दाना, यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम, तो वो इमेजिन कर रहा है कि भी बहुत बुरी लग रही हूँ या बुरा लग रहा हूँ, तो वो क्या होगा? इमेजिनरी ऑडियंस। मेरे दुख किसी को नहीं दिखते, मम्मी आपको कुछ नहीं पता, समझ गई? तो वो भाई बेचारा अपनी मम्मी को ही कह देगा, तो भाई उसको पता बस वही ही दुनिया में सबसे दुखी है, वही सबसे बड़ा आशिक है। ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है एडोलसेंस में भी, उसको लगता है भाई उसके जितना प्यार तो कोई नहीं करेगा, डेफिनेटली उसको लगता है ना, तो वो उसकी पर्सनल है, तो वो ये धारणा मान लेता है, तो क्या होगा? पर्सनल फेबल। ध्यान होगा, याद होगा, इन दोनों में से क्वेश्चन भी आते हैं। एक आपको मोस्ट इंपोर्टेंट डाइटिंग का फतूर याद होगा, क्या था वो? हाँ, क्या आप बताओ ना, क्या नाम था उसका? हाँ, एक तो बुलिमिया, भाई आन दो जो भी आए, और एक वो एनोरेक्सिया, है ना, कि भाई हाँ मैं मोटी हो रही हूँ, मैं पतली हूँ, जो भी डाइट, अगर डाइटिंग का दिमाग में फतूर है तो एनोरेक्सिया, और भाई ये भी खाना है, ये भी, मतलब शादी में जाने से पहले तैयारी कर ली भाई, वहाँ तो खाने पीने का है बस, मतलब खाओ पिया उनका तो भरपेट हो रहा है, ना पढ़दा ना लिखदा, करके नहीं कहा भाई ना, तो बस खुआ दो, सारा दिन रसोई में खड़ी रहूँ। एक आधी माँ भी कंप्लेंट करती हैं, मम्मी अब ये खुआ दो, अब ये बना दो, तो वो क्या है? बुलिमिया। याद होगा भाई, तो कितने मेन क्वेश्चन याद रखने हैं? 4, ठीक है। और मेरे बारे में सोचते हैं, मेरे दुख किसी को नहीं पता, सभी मेरी तरफ देख रहे हैं तो ऑडियंस, मेरा दुख किसी को नहीं पता तो पर्सनल, ठीक है। जितना मैं पतली हो जाऊं, मेरी ये फिटिंग जो भी हम बोलते हैं, हम आजकल जीरो साइज जो भी है, तो वो एनोरेक्सिया, बहुत ज्यादा खाने वाला तो बुलिम। कंप्लीट है। ये हम जनरली किस एज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? अडोल्ट।
हो गया भाई। उसके बाद बेटा जी लगभग आपको ध्यान रखना है कि भी जो अगर हम कहें फिजिकल चेंजेज, एक इसी चाइल्डहुड और इसके बीच का एक क्वेश्चन और आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी एज। कि मैंने अभी आपको चाइल्डहुड समझाया था ना सारा, और इसी के साथ में अब क्या बता रही थी, एडोलसेंस। इन दोनों का अगर हम एक अलग एरिया रखें तो वो क्या है, प्यूबर्टी। इसको हम हिंदी में बोलते हैं वयसंधि काल। कि जो आपने सारे काल बताए, बाल्यकाल ये तो नहीं बताया। इसमें क्या है सबसे बड़ी खास बात कि भाई जो लड़कियां हैं ना वो 11-12 एज में जल्दी ग्रो अप करती हैं, मतलब उनको कहोगे जल्दी ये बड़ी होगी ये लड़की, तो वो लड़कियों की ग्रोथ बाल्यावस्था के अंत में, किशोरावस्था की शुरुआत में तेजी से बढ़ती है, और लड़कों का हम कहें तो 12-13, मतलब ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका मतलब इस टाइमिंग को हम कौन सी एज बोलते हैं, प्यूबर्टी एज। पेपर वाला दो तरह से क्वेश्चन निकालेगा। ग्रोथ पहले एडोलसेंस की स्टार्टिंग में बॉयज की स्पीडली होती है गर्ल्स की, तो गर्ल्स की। सबको क्लियर, एज समझ आ गई, ये आपको पता चल गया। ये हमारा कंप्लीट टॉपिक हुआ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की जितनी मेजर स्टेजेस हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम, जो उसके प्रिंसिपल हैं वो हमने बात की। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई डेवलपमेंट में अकॉर्डिंग टू एचटेट जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है कि भाई मैं अभी बात कर रही थी भाई कोग्निटिव डेवलपमेंट। आप तो करते रहो जी बात, आपको कौन पूछता है, पेपर वाले तो नाम को पूछते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि भाई यहाँ पे मैंने एक नाम रखा कोग्निटिव। आप सबकी मोरालिटी है कि भाई आज हम यहाँ बैठे हैं तो एक पर्पज के लिए बैठे हैं कि भाई यस हमारा परसों एग्जाम है और आज तो हमने पक्का सारा कंप्लीट सिलेबस रिवाइज करना। कितना ही कुछ हो जो अपना ध्यान बोर्ड से नहीं हटाओगे। भाई मैं भी तो सोच रही हूँ ना, मैं भी तो इतनी जोर जोर से बोल रही हूँ, तो आप लोगों को भी लगेगा आज तो हमने पढ़ना है। तो भाई डेफिनेटली क्या होगा, मोरल, राइट और रॉन्ग दोनों के बीच को डिसीजन लोगे। उसके बाद भाई एक सोसाइटी, एक ग्रुप है हमारा आज, तो वो क्या होगा, सोशल, ठीक है। इसके साथ तो भाई हमारी कल्चरल वैल्यू भी जुड़ेगी, तो वो क्या होगा, कल्चरल, ठीक है। अब हम इन सारों को अगर लेके चलेंगे तो हमारे टॉपिक बनेंगे 5, और वो 5 को मैं सिर्फ 10 मिनट में रिवाइज कराऊंगी। सबसे पहले कोग्निटिव डेवलपमेंट टॉपिक बन गया, संज्ञानात्मक विकास, जिसमें हम सबसे हेड किसको मानते हैं, जीन पियाजे। देखो ये ध्यान रखना बेटा, खाली जीन पियाजे नहीं था, उसके लिए एक और छोटा सा लग रहा था, क्या नाम था उसका, ब्रूनर, है ना। लेकिन हम सभी को पता है कोग्निटिव में जो मोस्ट इंपोर्टेंट नाम वो किसका आता है, जीन पियाजे। जीन पियाजे का पेपर वाला क्या पूछ लेता है, उसकी स्टेजेस कितनी थी, 4। लेकिन फिर पेपर वाला अगर कोग्निटिव का प्रोसेस आपसे पूछ ले, संज्ञानात्मक प्रक्रिया, कि भाई मैं ये कहती हूँ कि भाई लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं तो डेफिनेटली वो बेटा नॉलेज है, बट लाइब्रेरी की नॉलेज आपको कितनी है वो आपका क्या है, कोग्निटिव। तो अगर ये पेपर में आ जाता है तो ये टॉपिक किसमें चला गया, प्रोसेस, मतलब कि प्रक्रिया। और प्रक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, इसके स्टेप्स। एक एक करके रिवाइज करा दूं, हो सकता ही नहीं में से पेपर में आ जाए। सबको पता है सबसे पहला संज्ञानात्मक विकास में जो पहला पद था वो कौन सा था, पद सबसे पहला अनुकूलन, याद होगा बेटा, अडोप्टेशन याद होगा आप सभी को, एडजस्टमेंट, और उसमें फिर उसके कितने पद थे, 2, उसी के सब पार्ट थे ना। एक क्या था यहाँ पे, एसिमिलेशन, ध्यान होगा, वेरी गुड, और एक क्या था यहाँ पे, एक्मोडेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, अडोप्टेशन, ठीक है बेटा। एडजस्टमेंट, अडोप्टेशन यहीं से शुरुआत होती है। ओके, अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे भी। पेपर में तो जी स्टेटमेंट आएंगी, वो स्टेटमेंट क्या आएंगी, पेपर वाला कहता है जो ना आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस, पूर्व अनुभव में कुछ नए को एसिमिलेट कर दिया, शामिल कर दिया, उनको हम क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। बच्चे को बताया गया था कि भी जो ये उड़ रहे हैं ना, ये सारी, एक बता दिया ये चिड़िया, अब बच्चे ने जो भी पक्षी देखा उड़ता हुआ सबको ये चिड़िया चिड़िया चिड़िया, उसने सबको उसके अंदर क्या कर दिया, एसिमिलेट। लेकिन फिर उसको पता चला चिड़िया चिड़िया भाई कौवा कौवा है, दोनों में तो अंतर है। पुराने से काम नहीं चला, बल्कि बेटा उसने तो नई संक्रिया बनाई, तो वो उसका क्या था, एक्मोडेशन। क्लियर कर दोगे ना। देखो यहाँ समझो, एसिमिलेशन जिसमें मैंने एक ही वर्ड मिलेगा बेटा, प्रीवियस, पूर्व, उसके साथ क्या जुड़ेगा, अनुभव या पूर्व ज्ञान।
में शामिल करना, भाई एसिमिलेट शामिल करेंगे हम, और भाई उससे काम ना चले तो कुछ नया, तो वो क्या होगा, एक्कोमोडेशन। क्लियर है। तो ये हमारा अगर जीन पियाजे के टॉपिक में प्रोसेस पूछा जाए तो ये फर्स्ट स्टेप था। हर बच्चे के अंदर एक जन्मजात प्रवृत्ति है कि वो वातावरण के साथ अपने आप को अनुकूलित कर लेता है। आगे ना मेरी बात समझ, पैदा होते ही उसने अपनी माँ का दूध पीना सीखा, पी लिया ना दूध माँ का, पैदा होते ही, वो वहां से थोड़ी ट्रेनिंग लेके आया था, तो वो क्या था, नेचुरल टेंडेंसी, दैट इज अडोप्टेशन। आया समझ। सेकंड बताओ बेटा इसमें क्या था, याद करो, कंजर्वेशन, संरक्षण, याद होगा सभी को, प्लीज याद करनी है, अब तो पेपर है, रिवाइज है ये तो। कंजर्वेशन, बच्चा जब चेंजेज और स्टेबिलिटी को ले लेता है, समझ लेता है, तो वो क्या होगी, कंजर्वेशन। फिर भाई सभी को पता है कि भी धीरे धीरे बच्चे को बहुत सारी चीजें याद करा रहे हो आप, बहुत सारी चीजें, ये पंखा, ये कूलर, ये फोन, ये बोर्ड, कितनी सारी चीजों को बच्चा कलेक्टेड करता है। कोग्निटिव स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं इसको, कोग्निटिव स्ट्रक्चर, संज्ञानात्मक संरचना, क्या बोलते हैं हम इसको, संज्ञानात्मक संरचना, ध्यान होगा। उसके बाद बताओ, देखो बेटा लिखा हुआ है आप लोगों ने, ओके, और बताओ, और बताओ, हाँ, ये संज्ञानात्मक मानसिक संरचना ये है। उसके बाद क्या होगा, ऑपरेशन, फिर क्या होगी, स्कीम्स, फिर क्या होगा, स्कीमा, और लास्ट में क्या होगा, विकेंद्र। चलो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे बेटा, मैंने क्या लिख दिया, ऑपरेशन, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, संक्रिया। उसके बाद फिफ्थ में क्या था बेटा, स्कीम्स, हिंदी और इंग्लिश में यही रहेगा। सिक्स्थ क्या था बेटा, स्कीमा, और लास्ट में क्या था, हाँ कौन सा था, हाँ विकेंद्रीकरण, यही था ना बेटा, वेरी गुड, सेंट्राइजेशन, विकेंद्रण, जिसको अब इनके साथ के साथों की वैल्यू आपको पता है। ऑपरेशन में क्या करेगा बच्चा, जो यहाँ पे माइंड में जो चीजें यूज कर रखी थी ना मैम, कलेक्ट, उनका यूज करेगा। मम्मी ने कहा था फ्रिज में से अंडे उठा के ला, तो बच्चा सीधा सिर्फ किसकी तरफ जा रहा है, फ्रिज की तरफ, और वहां से सीधा क्या लेके आया, अंडे। तो डेफिनेटली उसको पता था ना ये हमारा फ्रिज है, ये कूलर है, ये एसी है, तो यहाँ पे उसने क्या कर रखा था, सबको इकट्ठा, और यहाँ पे उनका क्या कर दिया, यूज। स्कीम्स, स्कीम्स एक्सप्रेसिव, अभिव्यक्ति, जो नॉलेज इकट्ठा हो गया ना बच्चा उसको क्या करना सीखेगा, अभिव्यक्त। और स्कीमा, जनरलाइजेशन, एक ही तो वर्ड है स्कीमा, दैट इज जनरलाइजेशन। बच्चे ने जो यूज नॉलेज अडॉप्ट कर ली ना, वो बेटा कहीं चला जाए वो उसका क्या करेगा, जनरलाइजेशन। सबके घर कहीं चला जाए, फ्रिज का मतलब वो समझ जाएगा पक्का कोई ठंडी चीज आ रही है मेरे पास, है ना भाई, इसका मतलब बच्चे ने उस नॉलेज के साथ क्या कर दिया, जनरलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रण, नो बकवास, सीधी बात, है ना, कि बच्चा ऑब्जेक्टिव वे में बच्चों बातों को समझने लग जाता है। आपका पेपर भी तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, 4 ऑप्शन बेशक दे रखे हो, राइट तो एक ही है। ऐसे इसका मतलब कि बच्चे का जो मेंटल लेवल है वो विकेंद्रित होने लग जाता है, जिस चीज को हम बात करें उसी के बारे में। क्लियर हो गया सभी को। तो ये क्या पढ़ाया मैंने अभी आपको, जीन पियाजे के सिद्धांत की प्रक्रिया, जिसमें कुल कितने पद थे, 7, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, अनुकूलन। उसके बाद उसके पार्ट कितने थे, जी हाँ, उसके बाद हम बात करेंगे कि भी इसकी स्टेज मैंने आपको समझा दी थी 4, सेंसरी मोटर 0 से 2, प्री, उसके बाद प्री ऑपरेशनल 2 से 7, फिर मैम कंक्रीट 7 से 11, फॉर्मल 11 से 15। ये इतना आसान पीआरटी वालों के लिए है, पीजीटी वालों को तो ये पता होना चाहिए। पहले वाली जो सेंसरी मोटर स्टेज थी ना, उसके अंदर 6 सब स्टेजेस थी। 1 महीने का बालक सिर्फ रिफ्लेक्स, सहज क्रिया करता है, वो रिफ्लेक्सिव, माँ का दूध पिया सो गया, दूध पिया सो गया, ज़्यादा से ज़्यादा रो पड़ेगा एक आधी बार। उसके बाद फिर बच्चा क्या करता है, उन्हीं चीज़ों को रिपीट। तो इसका मतलब आपको प्लीज डिटेल में वो जो मैंने करा रखी है आपको 6 सब स्टेजेज, वो भी आपको रिवाइज करनी है। सेकेंड स्टेज में कितनी थी बेटा, 2 होगी ना, एक वो सिंबॉलिक वाली और इनिशिएटिव, ठीक है। कंक्रीट का हमें पता है, वो क्लासिफिकेशन, सीरिएशन सब आता है, एंड लास्ट में एक ही पता है, फॉर्मल जो होगी वो क्या होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। आया समझ। उसके बाद भाई अब जीन पियाजे को तो जानते हो, ब्रूनर भी तो है, और ब्रूनर को तो हम सिर्फ 1 मिनट में पूरा करेंगे। ये इसी के भाईचारे में से था,
वैसे ब्रूनर और वैसे भाईचारा। लेकिन इस ब्रूनर ने कहा कि भाई मैं मानता हूं बहुत सारा ज्ञान है तेरे पास, संज्ञान बहुत सारा है, लेकिन क्या फायदा जब तक आप उसको क्या नहीं करो, एक्सप्रेस नहीं करो। ठीक है, तो ब्रूनर और जीन पियाजे में एक डिफरेंस तो यही था कि ब्रूनर जो है वो नॉलेज को एक्सप्रेसिव कैसे बच्चा अभिव्यक्त करता है ये उसके बारे में बताता है, और उसने प्रूव किया बेटा इस बात को। वो कहता है कि भाई कॉग्निटिव में बच्चे की 3 स्टेज होती हैं, 3 मोड होते हैं। पेपर वाला बेटा मोड पूछ ले ब्रूनर के अनुसार, स्टेज पूछ ले तो कितनी बताई, 3। एक बात क्लियर, उसकी कितनी थी, 4, इसकी कितनी है, 3। उसने नॉलेज के प्रोसेस को फोकस किया, इसने नॉलेज के एक्सप्रेसिव वे को फोकस किया। वो कहां तक पहुंच गया था ये जीन पियाजे, किशोरावस्था तक, वेरी गुड। और भाई ब्रूनर ये कहां तक रह गया था, बाल्यावस्था तक। कैसे रह गया, मैं प्रूफ कर देती हूं कि भी उसने कॉग्निटिव के कितने मोड बताए, 3। सबसे पहला वो कहता है आइकॉनिक मोड। कौन सा था बेटा, आइकॉनिक। बच्चा ना याद होगा कि नहीं, सॉरी अनएक्टिव, एक्सट्रीमली सॉरी, पहला तो अनएक्टिव था बेटा कि भाई वो क्रिया करेगा ना, मेरे को भूख लग रही है, रो रहा है वो, 1 साल का बच्चा भी शब्दहीन